करने की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि नए कानून बनाए जाएंगे। तो इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको वक्फ बोर्ड से जुड़ी बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने और उसकी अनियंत्रित शक्तियों पर अंकुश लगाने की तैयारी में केंद्र सरकार है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को शाम को कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में 40 से अधिक संशोधन पर चर्चा की और इसमें वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र की जांच करने के लिए संशोधन भी शामिल है। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड के पास देश भर में लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति है। सूत्रों के अनुसार वक्फ अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक अगले हफ्ते संसद में पेश किए जाने की संभावना है और सूत्रों ने यह भी बताया है कि संपत्ति के अनिवार्य सत्यापन के 2 प्रावधान वक्फ बोर्ड की मनमानी शक्तियों पर अंकुश लगाएंगे। वर्तमान में इन संस्थानों के पास किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में टैग करने का अधिकार है। देश भर में वक्फ बोर्ड के पास 8.7 लाख से अधिक परिसंपत्ति है, जो कि 9.4 लाख एकड़ में फैली हुई है। और इसके साथ ही आपको बताते हैं वक्फ बोर्ड क्या है। तो वक्फ बोर्ड दान का एक रूप माना जाता है और वक्फ मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए दी गई संपत्ति, यानी कि वैसी संपत्ति जिससे मुस्लिम समुदाय का विकास हो। संपत्ति और संपत्ति से हुए मुनाफे का हर राज्य के वक्फ बोर्ड को इसका प्रावधान है। 1954 में जवाहरलाल नेहरू सरकार ने वक्फ अधिनियम पारित किया था। सरकार ने 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की थी और 1995 में हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्ड के गठन की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन किया गया। वक्फ बोर्ड ये सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि वक्फ संपत्ति से उत्पन्न आय का उपयोग मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए हो। बिहार जैसे राज्यों में अलग अलग शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड भी बनाए गए हैं। वक्फ बोर्ड के पास करीब 8.7 लाख संपत्तियां हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 9.4 लाख एकड़ में फैली हुई है। 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भी ये जो वक्फ बोर्ड है उसका वो लागू है और ऐसे में वक्फ बोर्ड के पास कई सारी संपत्ति है जिसका इस्तेमाल जो है मुस्लिम समुदाय के विकास में किया जाता है। इसलिए इस बोर्ड की स्थापना की गई थी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के जो अधिकार हैं उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, जिसमें सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार शाम को कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में 40 से अधिक संशोधनों पर चर्चा की है और इसमें वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र की जांच करने के लिए संशोधन भी शामिल है। और बात अगली खबर की करते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से ममता बनर्जी पर हमला बोला है, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी की तुलना किम जोंग उन से कर दी है और इसके साथ ही राहुल गांधी पर भी हमला बोलते हुए गिरिराज सिंह ने कहा है कि अयोध्या में बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है, इस पर विपक्ष कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि आरोपी मुस्लिम है। इस घटना पर राहुल गांधी की जुबान बंद है। लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव की जुबान भी बंद है। सारे टुकड़े टुकड़े गैंग की जुबान बंद है। साथ ही गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में खुले में मीट बेचने पर भी रोक लगाने की मांग की है। जो घटना घटी है अयोध्या के अंदर नाबालिग बेटी के साथ, वो जिह्वा पर बोलना भी पाप जैसा लगता है। लेकिन आज जुबान बंद है राहुल गांधी का, क्योंकि वो मुस्लिम है। इस अयोध्या के नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाला, इसलिए राहुल गांधी की जुबान बंद है। अखिलेश यादव का जुबान बंद है। तेजस्वी यादव का जुबान बंद है। सारे टुकड़े टुकड़े गैंग का जुबान बंद है। और जब भारत के सनातन पर चोट करना होता है, ये सब एकजुट होकर के सनातन को तोड़ने में लग जाते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि अधिकारियों को डंडा से धमकाया भी है। वो किम जोंग है, कुछ भी कह सकती है। मैं फिर से डीएम से कहूंगा, हिंदू हो या मुसलमान, कोई भी खुले में मीट ना बिके। यहाँ के मेयर से भी मैंने प्रार्थना की है कि मेयर साहिबा, आप अपने शहर के अंदर
कोई भी इसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक व्यवस्था नहीं होता है तब तक खुले में मीट नहीं बिकना चाहिए। और देखिए, शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे को लेकर भी गिरिराज सिंह ने हमला बोला है। उन पर हमला बोलते हुए गिरिराज सिंह ने कहा है कि उद्धव ठाकरे अपने पिता के संस्कारों को भूल गए हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर एक बयान दिया था और उस बयान पर पलटवार करते हुए गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है कि खुद उद्धव ठाकरे अपनी पहचान अहमद के रूप में खड़ा कर रहे हैं, वोट की खातिर अपने पिता के संस्कार को भूल गए हैं। जो अहमद बन गया हो, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। जो वोट के खातिर भूल गया अपने पिताजी का संस्कार, जो भूल गया कि पहचान, आज वो अहमद के रूप में खुद खड़े होकर के मुसलमानों के वोट के लिए बाला साहेब ठाकरे की पूरी जिंदगी की कमाई मिट्टी में मिला दी। और देखिए, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू हो गई हैं और सबसे पहले तैयारी शुरू की है बीजेपी ने। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई और इस बैठक में रणनीति बनाई गई आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। साथ ही साथ जो 4 विधानसभा पर उपचुनाव होने हैं उसको लेकर भी पार्टी में बैठक में चर्चा की गई है। एनडीए के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया है, सामाजिक समीकरण साधने पर जोर दिया गया है। पार्टी ने हर वर्ग के बीच अभियान चलाने का फैसला लिया है और पार्टी का मकसद समाज के हर वर्ग में पैठ बनाने का है। कोर कमेटी की बैठक में 4 विधानसभा की सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है। बिहार के इमामगंज, तरारी, रामगढ़ और बेलागंज में उपचुनाव होने हैं। तरारी और रामगढ़ से बीजेपी और बेलागंज से जेडीयू, इमामगंज से हम के चुनाव लड़ने की उम्मीद है। बीजेपी ने इसके लिए भी रणनीति तैयार की है। नए और पुराने कार्यकर्ता एक साथ मिलकर काम करेंगे और बूथ स्तर पर तैयारी मजबूत करने पर जोर दिया गया है। समय समय पर संगठनात्मक विस्तार के लिए, अपने सैद्धांतिक अधिष्ठान को आगे बढ़ाने के लिए, अपने पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए और ये राज्य में जो सरकार चल रही है बेहतर उपलब्धियां उसको जमीन तक पहुंचाने के लिए और नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो केंद्र में एक नया आयाम खड़ा कर रही है उसको जन जन तक कैसे पहुंचे, इसके लिए कार्य योजना बैठी। निश्चित तौर पर 2025 में हम चुनाव जीतेंगे, एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। कार्यालय में संगठन से संबंधित विषय अध्यक्ष जी रखेंगे। ये हमारा नित्य की बैठक होती है, जब प्रभारी आते हैं कोर कमेटी की बैठक होती है, ये रूटीन वर्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के गृह मंत्री एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का जो उन्होंने संकल्प लिया है उसको सिद्धि तक पहुंचा रहे हैं। लोग परेशान हो रहे हैं, उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। तो बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है और इसको लेकर ये बैठक की गई। लेकिन इस बैठक पर अब सियासत बिहार में तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी और जेडीयू का कहना है कि महागठबंधन को एक बार फिर से एनडीए पटखनी देने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन का दावा है कि इस बार बिहार की जनता एनडीए को सत्ता सौंपने वाली नहीं है। 2025 विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा पूरी तरह तैयार है। भाजपा और एनडीए घटक दलों के आगे महागठबंधन टिक नहीं पाएगा। 2025 चुनाव को लेकर भाजपा ने बूथ स्तर तक अपनी तैयारी मजबूत कर ली है। जनता को भाजपा पर भरोसा है और सरकार पर विश्वास है। लोग इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि बिहार का विकास एनडीए की सरकार ही कर सकती है। एनडीए सरकार में बिहार का जो विकास हुआ है वह अद्वैत और अतुलनीय है। एनडीए ने 2025 विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से कमर कस लिया है और आगामी 2025 चुनाव के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एनडीए नेताओं को लक्ष्य भी दे दिया है कि हम आगामी 2025 के चुनाव में 220 सीटों से ज्यादा जीत कर आए। इसके लिए हम सभी लोग लग जाएं। देखिए ना, 2025 के लिए भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीए हो, पूरी तरह से तैयार है। हम सारे घटक दल जो है मिलजुल करके काम कर रहे हैं
और हमने डिलीवरी दिया है, हमने काम किया है, हमने जनता का विश्वास जीता है। और उसी तरह से जैसे पिछले 20 सालों से बिहार की जनता का प्यार हमको मिल रहा है वो मिलेगा। और जो विपक्ष में जो जंगल राज के नमूने बैठे हैं, जंगल राज का जो मॉडल चलाते हैं, उनको बिहार ने कब का नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी को तो दम भरने की आदत है। वो शायद भूल गए हैं कि एक नेता की पगड़ी खुली है और बाल मुड़ा है, दूसरे का क्या होगा ये पता नहीं, वो देखने का समय बताएगा। रही चुनाव की बात, चुनाव जब भी हो, आज हो या 2025 के अंत में हो, महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। बिहार में डबल इंजन के सरकार के द्वारा जनता और जनता के मुद्दे पर, जनता के हितों के सवाल पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज के नाम पर जो रीपैकेजिंग की गई है और जिस तरह से बिहार में पुल पुलिया गिर रहे हैं, बिहार में भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे दिया है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कोई जवाब नहीं है। 2025 के चुनाव के पहले जनता और जनता के बीच जाकर के भारतीय जनता पार्टी इन सवालों का जवाब दे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है गुमराह करने वाली पार्टी है, झूठ बोलने वाली पार्टी है। विशेष राज्य की दर्जा आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो सपना था वो बीजेपी कभी पूरा नहीं करेगी। तो 17-18 साल आपको समय दिया बिहार की महान जनता ने, तो इस बार बिहार की महान जनता ने स्थानीय मुद्दा में अपराध जिस तरह से चरम सीमा पे है, सारा को देखते हुए आज हिसाब मांग रही है। और औरंगाबाद वालों के लिए आपको बड़ी खबर बता दें, और ये अच्छी खबर इसलिए भी है क्योंकि सदर अस्पताल में अब ब्लड कंपोनेंट यूनिट, सेपरेशन यूनिट का इंस्टॉल किया जाएगा, जिसको लेकर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है, जिससे ब्लड से जुड़ी जो भी समस्या लोगों को होती थी अब वो नहीं हो पाएगी। उन्हें सारी सुविधाएं अस्पताल में मिल जाएंगी। इसको लेकर जमीन भी चिन्हित कर ली गई है। एनएचएम के माध्यम से इसके लिए आवश्यक फंड भी उपलब्ध कराए गए हैं। इसकी स्थापना की कवायद शुरू कर दी गई है। इस यूनिट की स्थापना के बाद से मरीजों को प्राइवेट के चक्कर में परेशान नहीं होना पड़ेगा और ब्लड से जुड़ी सभी सुविधाएं मरीजों को यहीं उपलब्ध हो जाएंगी। डिमांड को देखते हुए अब कंपोनेंट यूनिट को ही लगाने के लिए उन्होंने चिट्ठी भेजा है और उसके लिए फंड भी अवेलेबल है एनएचएम के तहत। 500 स्क्वायर फीट हमें एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए जिसमें कि हम लोग ब्लड कंपोनेंट बना सकें। बाकी सारे कंपोनेंट्स उसके ठीक है, जैसे कि कोई ब्लीडिंग हिस्ट्री नहीं है, प्लेटलेट्स उसके ठीक है, लेकिन हमें उसको केवल हीमोग्लोबिन बढ़ाना है, तो हम केवल पैक्ड आरबीसी दे सकते हैं, उसको होल ब्लड देने की जरूरत नहीं। तो इससे हमारा प्लाज्मा बचा, आपके सर्टन क्लॉटिंग फैक्टर्स बच गए, तो हमें जो जरूरत है वही चीज हम दे रहे हैं। और बाकी उसी ब्लड से जो निकला कंपोनेंट है दूसरे मरीजों में काम आ जाएगा। जिसको मान लीजिए कि किसी को डेंगू उसी टाइम पे हुआ है तो उसमें प्लेटलेट की जरूरत है, तो हम उसमें वो प्लेटलेट चढ़ा सकते हैं जिसमें से उस होल ब्लड में से जो प्लेटलेट निकला है। और कटिहार में करीब 1 करोड़ की चोरी का मामला सामने आया है। दरअसल बरारी के विधायक के प्रतिनिधि के घर पर चोरी की गई है और बताया जा रहा है कि करीब 1 करोड़ रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि राजीव चौधरी के घर देर रात चोरों ने घर में घुसकर लाखों के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। घटना के बारे में राजीव चौधरी ने बताया कि बीती रात जब वो घर में सोए हुए थे तब सीढ़ी लगाकर चोर घर में घुसे और उनके नौकर और उनको बंधक बनाकर 60 से 70 लाख के पुश्तैनी जेवर और 5 से 10 लाख नगद लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन 4:15 बजे अब खेत में रूम बंद पड़ा हुआ मिला, तो फिर हम दूसरा दरवाज़ा भी एक मेरे अंदर से है उससे खोल कर निकले तो फिर मेरा नौकर का भी रूम बंद था। फिर हम लोगों ने सीढ़ी लगा के छत पर चढ़े। सीढ़ी लगा के छत पर चढ़ने पर अंदर देखे बड़ा सीढ़ी लगा हुआ था। अंदर गए, पूरा तिजोरी गोदरेज सारा तोड़ा हुआ था और सारा जेवरात और पैसा लेके रफू चक्कर। और अब बात करेंगे मूसलाधार हो रही बारिश की। तो झारखंड में बारिश की वजह से काफी ज्यादा समस्या देखने को मिल रही है। बात हम बोकारो की करें तो बोकारो में भी तेनूघाट डैम को खोल दिया गया है। दरअसल यहां पर पानी का दबाव ज्यादा होने की वजह से तेनूघाट डैम के 8 फाटक को खोल दिया गया है। लगातार डैम में पानी का दबाव बढ़ता देखकर तेनूघाट बांध प्रमंडल ने 8 गेट को खोलने का फैसला लिया और इसके बाद
1 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज अब जारी है, जिसकी वजह से दामोदर नदी भी उफान पर आ गई है। डैम का 8 गेट खुलने से इसका नजारा भी काफी मनमोहक दिख रहा है। लोग इस नजारे को देखने के लिए डैम के किनारे पहुंच रहे हैं। लोगों को नदी किनारे आने से मना किया गया है। नदी के निचले किनारे में पानी का करंट काफी तेज दिखाई दे रहा है। और अगली खबर आपको गुमला से बताते हैं। गुमला में भी भारी बारिश की वजह से काफी दिक्कतों का सामना लोग कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर भी मूसलाधार बारिश होने की वजह से डायवर्जन बह गए हैं, तो कहीं पर मिट्टी का घर धंस गया है। बताया जा रहा है कि मूसलाधार बारिश की वजह से बसिया, भरनो और विशनपुर प्रखंड में पुल का डायवर्जन बह गया। कई कच्ची मिट्टी का घर भी ध्वस्त हो गया। बारिश में कोयल नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिससे अब बाढ़ का खतरा सता रहा है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रुपेश भगत। गुमला जिला में लगातार 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। आपको बता दें, मौसम विभाग के द्वारा भी आज भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है। इसको लेकर के पूरे राज्य में, जिले के सहित पूरे राज्य में अलर्ट घोषित किया गया है। और जिले की आपको बता दें, जो शंख नदी है व नागफेनी नदी है, उसका जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। जो नदियां हैं वो उफान पर है। और आपको बता दें, जो नदी का पानी है वो पूरा पुल तक आ गया है। और जिला प्रशासन के द्वारा भी लोगों को, जिले के जो लोग हैं उनको अलर्ट जारी करते हुए अनावश्यक रूप से घरों से नहीं निकलने की बात की गई है और पूरी तरह सतर्कता बरतने की बात की गई है। बारिश हो रही है, उसके वजह से घर में मतलब आसपास में प्रॉब्लम हो रहा है। प्लस पूरा पुल में पूरा पानी उनी भर गया है और पूरा क्या बोले, पुल का थोड़ा सा क्षति होने का डर है। लोग हैं उनका भी साफ कहना है कि जो नदी है वो लगातार 2 दिनों से बारिश के कारण उफान पर है और हादसा होने का डर है। हालांकि 2 दिनों से लगातार जो बारिश हो रही है उसको पूरे जिले की जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर बनी हुई है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और भारी बारिश की वजह से जमशेदपुर में भी जो नदियां हैं वो उफान पर बताई जा रही हैं। स्वर्णरेखा नदी के साथ साथ खरकाई नदी का जलस्तर भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में लोगों को अब बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और साथ ही साथ जिला प्रशासन इस खतरे को देखते हुए अलर्ट मोड पर है। नदी का जलस्तर बढ़ता देख जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी की ओर से नदी के तटीय इलाकों में माइक के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थान में जाने के लिए कहा जा रहा है। वहीं जमशेदपुर जिला प्रशासन की ओर से शेल्टर होम और सामुदायिक भवन में लोगों के रहने की व्यवस्था भी की गई है। नदियों के निचले इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित जगहों पर भेजने का काम भी किया जा रहा है। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी की ये रिपोर्ट। सूचित किया जा रहा है नदी किनारे से दूरी बना। और बारिश जो लगातार 24 घंटे से 48 घंटे से जो बारिश हो रही है, कभी भी बारिश जब तेज़ होती है और जो फाटक खुलने के बाद बहाव जो है ब्लॉक हो जाता है नदी में, जिसके कारण नदी जो किनारे तट में है वहाँ पर पानी अचानक से बढ़ जाती है और बस्ती में घुस जाती है। लोगों के जान माल की हानि हो सकती है। सुरक्षा दृष्टिकोण से हम लोग 10 घंटा पहले, 12 घंटा पहले से अनाउंसमेंट कर रहे हैं। इस पर पूरा हमारी टीम लगी हुई है, पूरा प्रशासन की टीम लगी हुई है। तरह से अलर्ट मोड पर है और देख सकते हैं कि दोनों नदियां जो है वो पूरी तरह से उफान पर है। हालांकि उड़ीसा का भी डैम खोल दिया गया है, तो 7 से 8 घंटे में ही वो पानी जो है, उड़ीसा का डैम का पानी, ये दोनों स्वर्णरेखा और खरकाई नदी में पहुंचेगा। हालांकि बाढ़ को देखते हुए जिला के उपायुक्त तक लगातार जो है वो निर्देश जारी कर रहे हैं और नगर निगम के जितने भी अधिकारी हैं उनको कई दिशा निर्देश भी दिया गया है। जो निचले इलाके है, नदी से सटे जो निचले एरिया है, उनको खाली करने का निर्देश दे दिया गया है। और देख सकते हैं कि बाढ़ का खतरा जमशेदपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अब मंडराने लगा है और बारिश जो है वो लगातार हो रही है, जो एक बाढ़ का खतरा लगातार इससे भी बन सकता है। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा लगातार नदी किनारे जो बस्ती एरिया है उनको खाली करा दिया गया है और जैसे ही पानी बढ़ेगा उसको लेकर लगातार लोगों को अब ऊंचे एरिया पर पहुंचाया जा रहा है, जिससे लोगों को किसी तरह का नुकसान का सामना ना करना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और सिर्फ जमशेदपुर ही नहीं बल्कि गढ़वा में भी कई सारी जो छोटी बड़ी नदियां हैं वो उफान पर है, जिसमें अगर हम बात करें सोन और कोयल नदी की तो दोनों ही नदियों का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है और इसे देखकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जिले के मझियाओं और कांडी प्रखंड से गुजरी कोयल नदी और सोन नदी उफान पर है। जनजीवन इससे अस्त व्यस्त हो गया है। अधिकारियों ने कोयल नदी के पुल का भी निरीक्षण किया, जहां नदी के बाढ़ के दबाव की वजह से पुल में कंपन महसूस की गई। इसके बाद सावधानी के तौर पर तुरंत पुल पर ट्रैक्टर को खड़ा कर आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें, कोयल नदी गढ़वा और पलामू जिले को जोड़ने वाला
पुल है जहां से हर दिन हजारों लोग गुजरते हैं। कांडी प्रखंड के सतबहिनी गांव में गुजरी नदी भी उफान पर है। बारिश के बाद जलस्तर बढ़ने से झरना का नजारा भी बेहद आकर्षक हो गया है। और वही देखिए, बिहार के सिवान में भी बारिश हो रही है। लगातार 2 से 3 दिनों से यहाँ बारिश हो रही है, जिस वजह से मौसम काफी सुहाना हो गया है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। तो साथ ही साथ किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। बारिश होने की वजह से अब उन्हें भी राहत मिली है। सिवान के लोग पिछले कई महीनों से उमस भरी गर्मी से भी काफी परेशान थे, लेकिन मौसम बदलने से अब सिवान के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिले में अगले 48 घंटे में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। ऐसे में लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह। सिवान में मौसम का मिजाज बदला है। 2-3 दिनों से हो रही बारिश और तेज हवा से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं सिवान ओवरब्रिज की है, जहां आसमान में काले काले बादल के साथ तेज हवा चल रही है। ऐसे में उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। कुछ लोग हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे? 2-4 दिन से तो मौसम बहुत सुहाना हुआ है, जो कि आज के डेट में थोड़ा रिलैक्स महसूस हो रहा है। पहले काफी गर्मी थी। पहले बहुत ज्यादा गर्मी थी, बच्चे सब बुजुर्ग लोग परेशान थे। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। पहले उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे, ऐसे में कुछ और लोग जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर मौसम को लेकर इनका क्या ख्याल है, क्या कहेंगे मौसम को लेकर? सर 2 दिन से तो मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि कहने लायक नहीं, क्योंकि 2 दिन पहले इतना उमस था, इतना गर्मी था कि हम लोग पूरे परेशान थे। छोटा छोटा बच्चा से लेकर के सब कुछ टेम्परेचर की वजह से बहुत परेशान थे। अभी बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा राहत मिली है और मौसम बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पड़ेगा सोनू कुमार गिरी। मौसम बहुत अच्छा हुआ है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ 4 दिन से बहुत बढ़िया है। बढ़िया है, सुहाना हुआ है मौसम। हाँ एकदम मौसम सुहाना हुआ है। क्या नाम है आपका? शमसुल आलम। तो ये सिवान के लोग थे। विगत 2-4 रोज से हल्की हल्की बारिश और तेज हवा के साथ मौसम करवट लिया है। बिहार के कई जिले में मौसम विभाग ने तेज बारिश और ठंडा को लेकर अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की अपील किया गया है मौसम विभाग के द्वारा। लेकिन वहीं सिवान में विगत 2-3 दिनों से हो रही हल्की हल्की बारिश और तेज हवा से सिवान के लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। बात करेंगे पवित्र सावन महीने की। सावन महीने के दरमियान जहां पूरे देश भर में कांवड़ यात्रा के जरिए लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो अब इसका असर विदेशों में भी देखने को मिल रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जापान की, जहां बिहार झारखंड एसोसिएशन जापान की तरफ से जापान में भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। कांवड़ यात्रा की शुरुआत फुनबोरी के श्री राधा कृष्ण मंदिर से कलश पूजा के साथ हुई। रास्ते में कोतो वार्ड के ओजिमा में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा के साथ ही उनका स्वागत किया। श्री राम मंदिर बांदो में संपन्न कांवड़ यात्रा का समापन हुआ। इस कांवड़ यात्रा ने न केवल भारतीय समुदाय को एकजुट किया है, बल्कि जापान में भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं की पहचान को भी मजबूती दिया है। इस आयोजन की सफलता ने सभी प्रतिभागियों को एक नई ऊर्जा और उत्साह से भर दिया। इस आयोजन में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया है और ये आयोजन अत्यंत ही उत्साह पूर्वक और धार्मिक धूमधाम से मनाया गया। कांवड़ यात्रा में भारत के डिप्टी एम्बेसडर श्री रविंद्रन मधुसूदन मुख्य अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। उनके साथ प्रथम सचिव उमेश नौटियाल भी मौजूद रहे। मधुसूदन ने जापान में भारतीय संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए बिहार फाउंडेशन के प्रयासों की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन भारतीय समुदाय की एकता और सांस्कृतिक धरोहर को मजबूत बनाते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।